जय हिंद स्टूडेंट। मैं ज्योति हिंदी की ऑनलाइन क्लास लेकर आई हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 9 से मेरे संग की औरतें के दूसरे भाग को पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा कि लेखिका अपने नानी के बारे में बताती हैं कि वो पढ़ी लिखी न होते हुए भी उन्होंने आज़ादी के आंदोलन में किस तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से भाग लिया। फिर वो अपने नाना के बारे में बताती हैं कि शादी के तुरंत बाद वो बैरिस्ट्री विलायत पढ़ाई के लिए चले जाते हैं। फिर वहाँ से आते हैं तो उनका रहन सहन खान पान सब बदल जाता है। फिर एक बार नानी बीमार हो जाती हैं, फिर अपने पति से आग्रह करती हैं, यानी कि विनती करती हैं कि वो उनके अपने पति के मित्र प्यारेलाल शर्मा जी से मिलना चाहती हैं। फिर उनके पति जाते हैं, उनको लिवा आते हैं और अपने पति से मिलवा देते हैं। तो उनकी पत्नी एक वादा लेती हैं, एक वचन लेती हैं प्यारेलाल शर्मा जी से कि वो उनकी बेटी का विवाह एक स्वतंत्रता सेनानी से करवाएंगे। अब हम पाठ को देख लेते हैं। खैर, इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में ICS के इम्तहान में बैठने से रोक दिया गया था और जिसकी जेब में पुश्तैनी धेला पैसा एक नहीं था। माँ बेचारी अपने माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर चनका खा जाती। रात रात भर जग कर वे उसे पहनने का अभ्यास करती, मतलब प्रयास करती, जिससे दिन में शर्मिंदगी न उठानी पड़े। वे कुछ ऐसी नाजुक थी कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी मेरी दादी ने कहा था, हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोछी और छीके पर टांग दी। मतलब जो पतला कपड़ा होता है उसे धोया पोछा और जो दीवार में किल लगी होती है उस पर टांग दी। इतनी पतली थी। गनीमत यही थी कि किसी ने उन्हें छीके पर से उतारने की पेशकश नहीं की। क्यों नहीं की? उसकी दो वजह थी। पहले यही थी कि हिंदुस्तान में तमाम वसिंदों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों के खासे अभिभूत थे और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। बस जा से वे हिंदुस्तानी थे, बाकी चेहरे मोहरे रंग ढंग पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेज थे। मजे की बात यह थी कि हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। गांधी नेहरू हो या मेरे पिताजी के घर वाले, भले लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़ते जेब खाली और शोहरत सिर करता रहे, दबदबा उसकी साहबी ससुर का ही था। एक आन बान शान वाले साहब ने उनके सिरफिरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी। उससे रोमांचक क्या कोई परिकथा होती। नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी वे रोमांचक उपकथाएं थी जो कहती कहानी के तिलिस्मी को और गाढ़ा बना चुकी थी। दूसरी वजह माँ की अपनी खासियत थी। उनमें खूबसूरती, नजाकत, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वे परिजात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती। परिजात मतलब परियों से कम नहीं मालूम पड़ती थी। उनसे ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता था। हाँ, पर हर ठोस और हवाई काम के लिए उन्हें उनकी जबानी राय जरूर मांगी जाती थी और पत्थर की लकीर की तरह निभाई भी जाती थी। मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था, हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम पे बैल है। बचपन में ही मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया था, जब देखा कि हम बच्चों की ममतालू परवरिश के मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद थे। दादी और उनकी जिठानियां ही नहीं, खुद मर्द जात पिताजी भी, सारे आदमी लोग भी उन लोग की परवरिश करते। पर ठोस काम न करने का यह मतलब नहीं था कि माँ को आज़ादी का जुनून कम था। वह भरपूर था और अपने तरीके से वे उसे भरपूर निभाती रही थी। जाहिर है कि जब जुनून आज़ादी का हो तो उसे निभाना भी आज़ादी से ही चाहिए, जिस देश से पूछकर उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से। हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया, लेखिका कह रही हैं। न उन्होंने कभी हमें लाड किया, न हमारे लिए खाना पकाया और न अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी। कुछ अपनी बीमारी के चलते भी
वे घर बार नहीं संभाल पाती थी, पर उसमें ज़्यादा हाथ उनकी अरुचि का था। उनकी रुचि नहीं थी, इसलिए वो ऐसा करती थी। उनका ज़्यादा वक्त किताबें पढ़ने में बीतता था, बाकी वक्त साहित्य चर्चा में या संगीत सुनने में, और ये वे सब बिस्तर पर लेटे-लेटे किया करती थी। फिर भी जैसा मैंने पहले कहा था, हमारे परंपरागत दादा-दादी या उनकी ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें न नाम धरते थे, न उनसे आम औरतों की तरह होने की अपेक्षा रखते थे। उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी, जबकि वह पत्नी, माँ और बहू के किसी प्रचारित कर्तव्य का पालन नहीं करती थी? साहबी खानदान के रोब के अलावा मेरी समझ में दो कारण आए हैं। पहला, वे कभी झूठ नहीं बोलती थी, और दूसरा, वे एक की गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी। पहले के कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला हुआ था, दूसरे के कारण बाहर वालों की दोस्ती। दोस्त वे हमारी भी थी। माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभा देते थे। मुझे याद है, बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उससे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है, भले वह एक बहन की दूसरे के नाम क्यों न हो, और माँ यह जानने को बेहाल हो कि बीमारी से वह उबरी या नहीं। मतलब कहने का मतलब कि एक अगर बहन की चिट्ठी आती थी दूसरे के लिए, तो माँ ये कभी नहीं जानना चाहती थी कि मेरी बेटी कैसी है, बीमार है, वो ठीक है या नहीं। उनकी माँ ने कभी जानने की कोशिश नहीं की। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजित्व बनाए रखने की छूट थी। इसी निजित्व बनाए रखने की छूट का फायदा उठाकर हम 3 बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए। बच्चों, इसका शेष भाग हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।